कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनका आप पालन करना ही चाहिए। और करते ही हम लोग सीख गए इतने दिन से टेलीफोन यूज़ करते करते कि भाई किसी से हम लोग बातचीत करने से पहले थोड़ा परमिशन लेते हैं, बहुत तेज से आप बात नहीं करते हैं ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं हो। तो ऐसे ही जूम मीटिंग के भी कुछ एथिक्स हैं और कुछ नियम हैं। तो एक नियम सबसे बड़ा ये है कि जहां तक हो सके आप ऐसी सिचुएशन बनाइए कि जब भी मीटिंग होती है, कोई भी जूम मीटिंग, तो उसमें आप अपना वीडियो ऑन रखिएगा। तो उसके दो बेनिफिट हैं। एक तो ये है कि आपने जो स्पीकर है उस मीटिंग के, आपने उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। हमारा जो माइंड है ना, ये बड़ा चंचल है और इसमें बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो माइंड में वैसे विचार आते रहते हैं, और जब आपको कोई देख नहीं रहा है तो फिर तो विचारों की जो अधिकता है वो बढ़ जाती है। तो लेकिन जब आप फोकस्ड हैं, बैठे हुए हैं, डायरी पेन आपके पास में है, तो आपका जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। यानी दो लोग यहाँ पे हैं इस मीटिंग में, मान लेते हैं 1 घंटे की मीटिंग चलती है, तो एक व्यक्ति बिल्कुल वीडियो ऑन करके डायरी पेन के साथ में बिल्कुल फोकस होके, कंसंट्रेशन के साथ में ध्यान केंद्रित करके इसको लेता है। और एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा कहीं चल रहा है, घूम रहा है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, और उस समय मीटिंग देता है। तो दोनों के जो आउटपुट में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, और जो आपका आउटपुट है वही आगे जाके काम आने वाला है फील्ड में। तो मैं देख पा रहा हूं कि ज्यादातर लोगों ने वीडियो ऑन किए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि ऑलरेडी हम लोग सीरियस हैं, और जो सीरियस लोग हैं वही इस प्रकार की मीटिंग में आ पाते हैं। मैं बहुत सारे बड़े बड़े नाम देख पा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े चेहरे देख पा रहा हूँ। तो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज जैसा कुलविंदर सिंह जी ने कहा कि आज DTW है। DTW को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। तो वैसे तो ये एक बहुत लंबे समय का प्रोग्राम रहता है। फिजिकली जब हम लोग इसको करते हैं 4, 5, 6 घंटे लगते हैं, और बीच बीच में कुछ होमवर्क भी रहता है। होमवर्क नहीं भी रहता है, कुछ एक्सरसाइजेज रहती हैं, कुछ आपसे पूछा जाता है, लेकिन उन सारी चीज़ों को हम लोग 1 घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम कंटेंट आपके सामने आए। तो कल हम लोग थे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स की एक मीटिंग थी SPG टीम की। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि किस टॉपिक पे हमें बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत करनी चाहिए इस टॉपिक पे कि DTW में नए लोगों को हमें लाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ नए लोगों का मतलब ये हुआ कि नए डिस्ट्रीब्यूटर जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, जुलाई महीने में, जून महीने में ज्वाइन हुए हैं, वो भी आए हैं और सीनियर लोग भी आए हैं। तो सबके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, हम सब लोग बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं। मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करता हूं क्योंकि टाइम की एक लिमिटेशन हमेशा बनी ही रहती है। सब लोग बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं। हम लोग अभी ज्वाइन किए हैं या पुराने ज्वाइन किए हुए हैं, और बड़ा नेटवर्क अगर हम बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक ए ह्यूज नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हमें 2 चीजों की जरूरत है सर। 2 चीजों की किन किन की जरूरत है? सबसे पहली जरूरत है हंगर ऑफ सक्सेस। हमें भूख है सफलता की, सफलता हमें चाहिए। जैसे हम लोग जब भूखे होते हैं ना, भोजन के लिए भूखे होते हैं, तो बिल्कुल हम इतने पगला जाते हैं कि हमारे सामने कुछ भी आ जाए हम लोग उसी को खा लेते हैं। मतलब अगर मुझे अच्छे से याद है, मैं तली हुई चीज़ें बहुत कम खाता हूं, और एक दिन मुझे याद है, मैं एक मीटिंग थी मेरी शायद मथुरा के पास किसी स्टेशन पे, और मैं मीटिंग थी, पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं। मैं स्टेशन पे पहुंचा और मथुरा से शायद मैंने ट्रेन पकड़नी थी, और वहां पे मैंने देखा कि वहां पे गर्मा गर्म पूरियां बन रही हैं और आलू की सब्जी है। तो मैं आलू भी बहुत कम खाता हूँ, पूरियां भी बहुत कम खाता हूँ, और स्टेशन की तो बिल्कुल नहीं खाता आजकल। तो लेकिन वहां पे मैंने फटाफट वो आलू पूरियां ली और फटाफट वो खाई, और मैं ट्रेन में बैठ गया क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मुझे कुछ चाहिए। तो जिस दिन कामयाबी की हमें इतनी भूख लग जाएगी कि मुझे सक्सेस चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो फिर वो मिल जाती है। और हम उसको कैजुअली चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगी सर। दूसरा क्या चाहिए? ऑलवेज बी कोचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। और जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं आज वो यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये कोचेबल वाली आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं। वो ये 2 चीजें अगर आपके पास में हैं तो फिर आप
बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं सर। तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आज हम लोग एक सिस्टम की बातचीत करेंगे। सिस्टम, इस शब्द को हम बार बार सुनते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं सर? सिस्टम की अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में क्या डेफिनेशन है सिस्टम की? ए सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स, एक ऐसा सेट जिसमें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं, सीक्वेंस में हैं, क्रम में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, उनको हम लोग सिस्टम कहते हैं। यानी कई सारी चीजें होनी चाहिए और वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। और ऐसा ही एक सिस्टम है हमारे यहाँ पे 6 बेसिक, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। 6 बेसिक में भी कुछ चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसी क्रम में अगर आप करेंगे तो आपको परिणाम आएंगे। जैसे ऑटोमेटिक फैक्ट्री होती है, ऑटोमेटिक प्लांट होता है, तो ऑटोमेटिक प्लांट में क्या रहता है सर? ऑटोमेटिक प्लांट में भी कनेक्टेड चीजें रहती हैं। एक जगह मशीन में रॉ मटेरियल डाला जा रहा है, फिर रॉ मटेरियल अगर उसको गर्म होना है तो फिर उसको गर्म किया जा रहा है, गर्म होने के बाद में फिर वो आगे जाके किसी एक चीज में जाके उसको आकार बनाया जा रहा है, फिर उस आकार को और अच्छे से किया जा रहा है। तो वहां पे भी चीजें क्या हैं? कनेक्टेड है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक प्लांट है, सिस्टमेटिक प्लांट है। तो कनेक्टेड थिंग्स होनी चाहिए सिस्टम में सर। और सिस्टम की क्यों जरूरत है हमें आरसीएम बिजनेस में? वाई सिस्टम? बिकॉज वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम एक ऐसे व्यापार में हैं जहां हमारा मकसद है कि हम अपने जैसे लोगों को तैयार करें। जो काम मैं करता हूं, जिस तरीके से मैं करता हूं, वो सारे के सारे काम मेरी टीम के लोग करने लग जाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और मुख्य उद्देश्य चूंकि डुप्लीकेशन है, और डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि कुछ हम ऐसी चीज तैयार करें जिसको हर आदमी फॉलो करने लग जाए। अगर एक सिस्टम हमने बना दिया तो फिर कोई भी आदमी आके उस सिस्टम पे काम करेगा तो उसको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। जैसे एक ऑटोमेटिक प्लांट है और उस प्लांट को कोई भी चलाएगा तो उसको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। तो वैसे ही हमें कुछ सिस्टम डिजाइन करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छे परिणाम मिले और हमारी टीम में डुप्लीकेशन हो। डू नॉट बी ए सुपरमैन, फॉलो द सिस्टम एंड क्रिएट द सिस्टम। कभी भी सुपरमैन मत बनिए। सुपरमैन का मतलब यह हुआ कि आप कुछ ऐसे टिपिकल काम करें, कोई दूसरे काम नहीं करता। सुपरमैन क्या करता है? ऐसे ऐसे काम करता है जो दूसरे आदमी नहीं कर सकते, इसलिए वो सुपरमैन है। लेकिन आपने बिजनेस में सुपरमैन नहीं बनना है। आप बड़े टिपिकल सब्जेक्ट्स पे बात मत कीजिए, कुछ टिपिकल काम मत कीजिए। आपका प्लान दिखाने का तरीका, बातचीत करने का तरीका इतना सिंपल हो कि लोग उसको आसानी से डुप्लीकेट करें। और सुपरमैन न बनने, आप सुपरमैन न बने उसके लिए जरूरी है कि आप सिस्टम को फॉलो करें। और कुछ सिस्टम आपको ऑलरेडी मिलते हैं और कुछ सिस्टम आप अपनी टीम के लिए क्रिएट करें, सिस्टम क्रिएट करें। आज की मीटिंग में हम लोग किसी भी एक ऐसे नए सब्जेक्ट पे बातचीत कर सकते थे जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता, आपको बहुत अच्छा लगता और आप मेरी बहुत तारीफ करते, प्रशंसा करते कि सर मजा आ गया आज के टॉपिक में, तो बिल्कुल एक नया टॉपिक हमें मिल गया। लेकिन शायद उस नए टॉपिक को आपको अच्छा लगता, थोड़ा मोटिवेशन मिलता, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं हो पाता। लेकिन आज इसीलिए हम लोगों ने उस सब्जेक्ट को चुना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम का एक हिस्सा है। उसको अगर हम लोग सीखेंगे और अपनी टीम में उसको डुप्लीकेट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा है। सो इसीलिए सिस्टम की हमेशा जरूरत रहती है सर। हमारे यहाँ पे कई तरह के सिस्टम है। मीटिंग सिस्टम है, छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, ट्रेनिंग सिस्टम, काउंसलिंग। उसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम है, बेसिक्स, कोर, कार्डिनल्स, ये सिस्टम का एक पार्ट है। इसमें कनेक्टेड थिंग्स हैं। और आज हम लोग चूंकि बेसिक्स पे बातचीत कर रहे हैं, बेसिक्स की जरूरत न केवल मात्र आरसीएम बिजनेस में है, अपितु बेसिक्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। बेसिक्स हर जगह जरूरत है। किसी भी फील्ड में जाइए, बेसिक्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अगर अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अच्छी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो आपको बैटिंग के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। पहले तो यही सिखाया जाएगा कि बैट को कैसे पकड़ना है और उसको कैसे चलाना सीखना है, हवा में ही कैसे चलाना सीखना है।
और जब हवा में चलाने में आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर बॉल पे भी वैसे ही आप उसको चलाएंगे। तो बेसिक सीखने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर क्यों बने? क्योंकि उनके क्रिकेट के जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग है। तो आप बॉलर बनना चाहते हैं, बैट्समैन बनना चाहते हैं, आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। आप अच्छा गाना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा सर? बेसिक स्ट्रांग करने पड़ेंगे। और बेसिक्स क्या हैं? सारे गा मा पा धा नी सा, इसी पे काम होता है पहले। जो आपका गुरु है वो आपको यही सिखाता है। और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, बोले मैं तो गाना सीखने आता हूं, ये क्या सारे गामा लगा रखा है, 6 महीने हो गए। लेकिन जब आप उस पर मास्टरी कर लेते हैं तो फिर आप अच्छे गायक बन जाते हैं। अच्छा, बेसिक्स को फॉलो करना थोड़ा बोरिंग रहता है, तो आपको बोरिंग लग सकता है आरसीएम बिजनेस में भी बेसिक्स को बार बार सुनना, बार बार उसके बारे में बातचीत करना। लेकिन वो अगर आपका स्ट्रांग होगा, उस पर काम होंगे, तो ही आपको परिणाम आने वाले हैं। ड्राइविंग आप करनी है, अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग स्कूल में जाइए ड्राइविंग के, तो वहां पे आपको बेसिक सिखाए जाएंगे कि पूरी गाड़ी में, अगर वो ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है तो एक ब्रेक है, एक क्लच है और एक एक्सीलेटर है। वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है वही सिखाया जाता है आपको बार 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 बार। तो उसमें अगर आप स्ट्रांग हो गए तो फिर आप अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी उसी प्रकार से बेसिक्स की जरूरत है, हमारे आरसीएम बिजनेस में उसी प्रकार से बेसिक की जरूरत है और उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उसको बनाना बड़ा आसान है। 6 बेसिक फॉलो कीजिए। बड़ा नेटवर्क का मतलब ही ये है कि 6 बेसिक, बड़ा नेटवर्क इक्वल टू 6 बेसिक। अगर आपने 6 बेसिक फॉलो किया, 6 कामों को आपने लगातार किया, तो ऑटोमेटिक आपकी टीम बड़ी बनती चली जाएगी। 6 बेसिक्स आर फंडामेंटल ऑफ आवर बिजनेस। 6 बेसिक हमारे बिजनेस के फाउंडेशन है। एक्चुअली फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, नींव है ये। हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उसमें अगर हमने बेसिक्स को फॉलो किया तो हमारी टीम भी बेसिक्स को फॉलो करेगी और हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। सो ये फाउंडेशन है, और आप जितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं उतनी मजबूत आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए। तो उतनी गंभीरता के साथ आपने आरसीएम के 6 बेसिक को सर फॉलो करना है। तो 6 बेसिक क्या क्या है हम सब लोग जानते हैं, बहुत डिटेल में मैं आज उस पर बातचीत नहीं करूंगा। पहले 1 या 2 बेसिक्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। हम 6 बेसिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमारे 6 बेसिक हैं। तो आइए सबसे पहले पहला बेसिक देखते हैं। पहला बेसिक क्या कहता है सर? यूज द प्रोडक्ट्स एंड रिटेल द प्रोडक्ट एंड ओपन डिस्प्ले वॉल। 3 चीजें हैं यहाँ पे, 2 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। जब मैं इस्तेमाल की बात कर रहा हूं तो मैं इनडायरेक्टली आपको यह कह रहा हूं कि आपने 100% आरसीएम के उत्पादों का इस्तेमाल करना है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। 100% प्रोडक्ट यूजर क्यों बनना है सर? इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड। ये पूरी तरह से आपके हाथ में है प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए पड़ोसी की इजाजत लेनी है सर? नहीं लेनी है। नेटवर्क बनाना समटाइम आपके हाथ में नहीं रहता। सामने वाले को प्लान दिखाना भी आपके हाथ में नहीं रहता, वो टाइम दे न दे, अपॉइंटमेंट लेना भी आपके हाथ में नहीं रहता। लेकिन प्रोडक्ट यूज करना आपके हाथ में, टोटली आपके हाथ में है। और जिंदगी में जो काम हमारे हाथ का होता है, जो हम कर सकते हैं, उसको हमें बेहतर तरीके से करना चाहिए, और जो हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग, हमारे समाज में ज्यादातर लोग जिस काम में वो कुछ नहीं कर सकते उस पर वो घंटों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री ने क्या करना चाहिए, कलेक्टर ने क्या करना चाहिए। उस पर तो हम, जो हमारे हाथ में नहीं, उस पर तो हम घंटों बतियाते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको हम लोग करते नहीं है, और ये हमारी आदत बन जाती है दूसरी चीजों में भी। तो आपके हाथ में है पूरी तरह से घर में सारा का सारा सामान आरसीएम का इस्तेमाल करना। तो जो आपके हाथ में है उसको आप बेहतर तरीके से कीजिए। इट इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपके विश्वास को, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला काम है।
क्योंकि जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं, और सेटिस्फाई आप इसलिए होंगे क्योंकि हमारा इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास में है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। अब सामने वाला आपसे पूछेगा कि जी मैंने सुना है कि भाई आरसीएम की साबुन अच्छी नहीं है, मेरे पड़ोसी ने इस्तेमाल की थी तो उसको प्रॉब्लम हो गई। तो आप कहेंगे क्या बात, हो ही नहीं सकता, मैं 2 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे अच्छी साबुन मैंने नहीं देखी। तो आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा वहां पे। तो कॉन्फिडेंस को अगर बढ़ाना है तो आप 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाइए सर। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, आप अगर सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, 100% इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपकी टीम के लोग भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम 100% उत्पादों का इस्तेमाल करे, तो उसके लिए आपको सिंपल ये काम करना है कि आप 100% प्रोडक्टों का इस्तेमाल कीजिए सर। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है। सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। सेलिंग जो है वो अपने एंथुजियाज्म को, अपने उत्साह को सामने वाले के अंदर में स्थानांतरित करने को हम लोग सेलिंग कहते हैं। मैं एक्साइटेड हूं, आरसीएम बिजनेस को लेके मैं एक्साइटेड हूं, मैं उस एक्साइटमेंट को अगर सामने वाले व्यक्ति के सामने उसके अंदर में ट्रांसफर कर पाया तो मेरा सेल हो जाएगा। मैं उस व्यक्ति को ज्वाइन करवाना चाहता हूं तो वो जुड़ जाएगा, मैं उस व्यक्ति को सामान बेचना चाहता हूं तो वो सामान खरीद लेगा। तो मेरे अंदर एंथुजियाज्म आएगा। कब आएगा? जब मैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूं। कॉन्फिडेंस आ गया तो एंथुजियाज्म अपने आप आ जाएगा सर। तो इसलिए जरूरी है कि हम 100% आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट यूजर बने। सो यहां मेरे लिए, आपके लिए एक टास्क है, और आपके लिए टास्क है, आपका काम है चेक योर सेल्फ, आर यू ए 100% प्रोडक्ट यूजर? क्या आप 100% आरसीएम का सामान इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो इस दिशा में आगे बढ़िए, क्योंकि ये टोटली आपके हाथ में है। प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल। अब आपने प्रोडक्ट, देखिए यहां पे पहले बेसिक में 3 पॉइंट हैं। प्रोडक्ट यूज करना है, आपके हाथ में है। प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है अपने घर में, एक अच्छा सा डिस्प्ले वॉल, अपनी दुकान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खोलना है। ये आपके हाथ में है सर, इसके लिए भी किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये काम आप कीजिए। 5,000 10,000 रुपए का सामान लेके आप आरसीएम का डिस्प्ले वॉल आप ओपन कर सकते हैं अपने यहाँ पे, अपने घर पे। और जब आप डिस्प्ले वॉल ओपन करेंगे तो उससे जो भी लोग आएंगे आपके घर में, वो प्रोडक्ट देखेंगे। आपके ड्राइंग रूम में प्रोडक्ट रखा हुआ है तो वो पूछेंगे, और पूछेंगे तो आपको बताने का मौका मिल गया, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। और सतीश पंडित जी भी कहते थे कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है तो वो बिक जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी गंभीरता दिखाना चाहते हैं, जैसे आज की मीटिंग में आके आपने ये दिखाया कि आप दूसरे लोगों से सीरियस हैं, इसलिए आज आप सीखने के लिए आज की मीटिंग में आए हैं, उसी प्रकार से जब आपके घर पे डिस्प्ले वॉल होगी तो ये मैसेज आएगा कि आप बहुत सीरियस हैं आरसीएम बिजनेस को लेके। तीसरी चीज है शेयर द प्रोडक्ट या सेल द प्रोडक्ट। तो सेल द प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके हाथ में, सेल करना आपके हाथ में नहीं है, ये सामने वाले के हाथ में है, वो लेगा या नहीं लेगा। लेकिन आपके हाथ में क्या है? सेलिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना आपके हाथ में है। तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग जब सेलिंग की बात करते हैं, सामान बेचने की बात करते हैं, सामान बेचने की जब हम बात करते हैं, सामान बेचना ज्यादातर लोगों को नहीं लगता कि सामान बेचने का मतलब उनको क्या लगता है कि हमें हर घर में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोग हमारी बात को सुनेंगे नहीं, हमें उनके सामने बोलना पड़ेगा और उनकी ना को सुनना पड़ेगा। तो एक ऐसी पिक्चर हमारे दिमाग में आती है कि लोगों के पास में जाएंगे, बैल बजाएंगे, ऐसा ही सेल्समैन होता है, बैग उठाया हुआ है, टाई लगाई हुई है, घूम रहा है रोड पे। तो ऐसी एक पिक्चर हमारे दिमाग में आती है सेल्समैन की। लेकिन जब आपको सेल्समैन या सामान बेचने वाला दिमाग में आता है, तो इस पिक्चर की बजाय आपके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आनी चाहिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत कामयाब हैं, आप भी कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हैं, दुनिया उनसे प्रभावित हैं, करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, करोड़ों लोग उनको जानते हैं, और ये जितने भी लोग हैं
चाहे वो संतोष नायर हैं, चाहे वो शिव खेड़ा है, चाहे वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रायन ट्रेसी हैं, ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, इन सब ने अपनी जिंदगी में सेल्स किया है, अपनी जिंदगी की शुरुआत जो है बेचने से की है, और बेचने के काम से आज इनका बहुत बड़ा मुकाम है। ये इनमें से कुछ लोग राइटर बन गए हैं, कुछ लोग बड़े बड़े ट्रेनर बन गए हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो दे आर वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस पर्सन। लेकिन शुरुआत कहां से की सर? सेलिंग से की, और सेलिंग से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सिखाया है। स्पेशली अगर मैं इसमें संतोष नायर जी की बातचीत करूं, जो ये कहते हैं कि मैं सेल्स के प्रोफेशन वाले लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड देता हूं, क्योंकि सेल्स में जो व्यक्ति सेल्स को एज ए प्रोफेशन चुनता है, तो वो कहीं भी जा सकता है और उसने बहुत कुछ सीखा अपनी जिंदगी में। वाई डू नॉट वी लाइक सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग? हम प्रोडक्ट को सेल करना हम लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं? हमें क्यों अच्छा नहीं लगता है प्रोडक्ट को सेल करना? और बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है प्रोडक्ट को सेल करने में। जब कंपनी के टारगेट्स आते हैं, ऑफर आते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं सर, मैं लोगों को ज्वाइन तो करवा लूंगा, लो ये सेल करना जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। क्यों लोगों को पसंद नहीं है सेल करना? इट इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। पहला पॉइंट कह रहा है कि ये हमारे नजरिए की समस्या है। एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है किसी भी चीज को हम लोग किस रूप में देखते हैं। गिलास सामने है, आधा उसमें पानी है, आधा खाली है, तो कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास खाली है। तो आपका जो नजरिया है ना चीजों को देखने का, वो तय करता है किसी भी चीज को लेके। तो सेलिंग को जो लोग अच्छा मानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। संतोष नायर जी के सामने इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। आरसीएम बिजनेस के जो सिंसियर सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए आरसीएम के प्रोडक्ट को सेल करने से बढ़िया कोई काम नहीं है। और जिनको ये अच्छा नहीं लगता है, तो उनको लगता है कि ये मेरे मतलब का काम नहीं है। तो ये नजरिया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं। आई कांट कन्विंस एनीवन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार काम तो आपका ठीक है, लेकिन ये मैं कन्विंस नहीं कर सकता किसी को, ये मेरे से नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? आपने एक्चुअली किसी को कन्विंस करना ही नहीं। आपने, आपके हाथ में एक अच्छी चीज है, प्रोडक्ट है या मार्केटिंग प्लान है आरसीएम बिजनेस का, तो उसको आपने बहुत सारे लोगों के साथ में बांटना है। जैसे आपके हाथ में अगर प्रसाद है, तो क्या आपके अंदर में फील आती है यार सारा प्रसाद खुद ही खा जाऊं? आपके दिमाग में ये आता है कि ये प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में मुझे बांटना चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसको बांटते हैं। तो आपने उसी रूप में आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट को और आरसीएम बिजनेस के प्लान को लेना है सर। कि आपके पास में एक अच्छी चीज है, आपने इस अच्छी चीज को बहुत सारे लोगों में बांटना है। अब जो लेगा तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लेगा कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप उनको प्रसाद बांटते हैं ना, प्रसाद देते हैं, तो लेते नहीं है। वो शक करते हैं कि पता नहीं क्या मिला रखा होगा, कोई जहर वहर तो नहीं मिला रखा, कोई टोना टूटका तो नहीं कर रहा है ये बंदा, तो वो लेते नहीं है। तो आप तो उनसे परेशान नहीं होते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे को दे देते हैं। जिसके ऊपर में प्रभु की कृपा होगी वही लेगा, आप ऐसा सोचते हैं। तो यहां पे भी आपने वही सोचना है, एज इट इज वही सोचना है कि मेरे पास में अच्छी चीज है, मेरे पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, कोरोना में उनकी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। मेरे पास में एक आरसीएम के रूप में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है, उनको एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है, उनके रिलेशन अच्छे बना सकती है। तो मैं इसको बांटने के लिए चला हूं। जिस पे ऊपर वाले की कृपा होगी वो इसे लेगा, जिस पे कृपा नहीं होगी तो उसी प्रकार से इसको छोड़ देगा, जिस प्रकार से लोग प्रसाद भी नहीं लेते। तो आपने सर किसी को कन्विंस नहीं करना है, आपने इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को, इस प्रोडक्ट को लोगों के साथ में बांटना है, शेयर करना है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व सर। तीसरी प्रॉब्लम क्या है सर? फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, कि मैं किसी को बोलूंगा और सामने वाले ने मना किया तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
तो इसमें इज्जत और बेइज्जती वाली कोई बात है ही नहीं सर। ये वैसी प्रसाद वाली बात है कि किसी ने लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आ गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया उसने मना किया तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट, फिर दूसरे के पास में जाएंगे। वो भी आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आगे वाला भी आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो इस सोच के साथ में हमें काम करना है। ये सोच के काम नहीं करना है कि सामने वाले ने मना कर दिया तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा। ईगो पे नहीं लेना उस चीज को, बिल्कुल ईगो पे मत लीजिए आप। तो फियर ऑफ फेलियर से भी आप बाहर आ जाएंगे सर। तो ये 3 वजह हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट सेल करने से या प्लान दिखाने से हमें कहीं ना कहीं रोकती है। सेलिंग के लिए बड़ा आसान है वैसे तो, सेलिंग का एक अपना बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी दिन शायद हम लोग इसमें बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत संक्षेप में अगर मैं बातचीत करूं तो अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ सेलिंग, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेलिंग। हमें सेलिंग का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। उस प्रोसेस को अगर हम लोग समझ गए, उस सिस्टम को अगर हम लोग समझ गए तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ सेलिंग। क्या सिस्टम है सेलिंग का? कुछ स्टेप्स है। सिस्टम मतलब कनेक्टिंग थिंग्स, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर आपने उनको उसी प्रकार से किया तो आप अपना प्रोडक्ट सेल करने में या किसी को ज्वाइन करवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या है? प्लानिंग, योजना बनाना, लक्ष्य बनाना कि मैंने इस महीने इतना प्रोडक्ट सेल करना है, इतने लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है। वो प्लान करना, पहले गोल सेट करना। मैं इसको प्लानिंग को मैं गोल सेटिंग मान लेता हूं। यहाँ पे गोल सेट करना कि मैंने इतने लोगों को मैंने प्रोडक्ट सेल करना है इस महीने, मैंने न्यूट्रीचार्ज के 2 पॉइंट बनाने हैं, या मैंने डायमंड क्लब को मेंटेन करना है, उससे आगे मैंने जाना है। तो वो सेट करना और उसकी फिर योजना बनाना कि उसको कैसे कैसे मैं कर सकता, और फिर उसकी प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन का मतलब होता है पूर्व तैयारी। जाने से पहले जिस व्यक्ति के पास में हम जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना कि भाई बंदे की इनकम क्या है, क्या क्या उसको पसंद है, नहीं है। और जो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे सब लोग रहते हैं, तो उनकी फेसबुक पे जाते हैं, देखते हैं कि वो क्या पसंद करता है, कौन कौन से पोस्ट को लाइक करता है, कौन कौन से पोस्ट शेयर करता है, तो उससे उनको थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो होमवर्क करके आप जाइए प्रॉपर, जब भी आप जाते हैं सेल्स करने के लिए। सेलिंग किनके साथ में करनी है सर? लोगों के साथ में करनी है। तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि ऐसे लोगों के नाम आपकी लिस्ट में होने चाहिए। आज इस पे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर नाम है, उनसे आपने फोन करना है, प्रॉपर सही तरीके से आपने उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। यहाँ पे गलती होती है बहुत सारे लोगों को कि संपर्क करते समय क्या बात बोलनी है, क्या बात नहीं बोलनी है। तो वो थोड़ा सा अपलाइन से आप सीख लीजिए कि लोग अगर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद में क्या करना है सर? प्रेजेंटेशन अपना प्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट या प्लान दिखाना है उनको। तो एक बार आपने प्रोडक्ट और प्लान दिखा दिया तो उसके बाद में क्या करना है? फॉलो करना है। 5 बार एक व्यक्ति को हमें फॉलो करना चाहिए। वी नीड 5 फॉलोअप्स। तो फॉलोअप का पॉइंट किसी दिन बात करेंगे, तो बहुत डिटेल में हम 1.5-2 घंटे शायद उसी पे बातचीत करेंगे। तो फॉलोअप एक पॉइंट है, उसको ध्यान में रखिए आप अभी। उसके बाद में फॉलोअप जब आप करते हैं तो फिर सेल्स क्लोज हो जाती है। उस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते थे तो फिर वो फाइनली प्रोडक्ट्स परचेज कर लेता है या वो आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। इसको हम बोलते हैं सेल क्लोजिंग। तो ये एक सिस्टम है, कनेक्टिंग थिंग्स है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम इस सीक्वेंस में करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। राइट? सेलिंग क्यों जरूरी है? रिमेंबर, वी आर इन ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम लोग ऐसे काम में हैं जिसमें हमारा डुप्लीकेशन होना है। लोग हमें फॉलो करने वाले हैं, तो अगर हम सेल नहीं करेंगे तो हमारी टीम सेल नहीं करेगी। हम करेंगे तो हमारी टीम हमें देख के करने लग जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पहला बेसिक है उस पहले बेसिक को हम लोग बहुत सीरियसली हम लोग फॉलो करें। अब हम बढ़ जाते हैं दूसरे बेसिक पे। दूसरा बेसिक जो है बहुत लंबा टॉपिक है, आप देखते हैं कहां तक हम लोग इसमें जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। आपने अपने सपनों की
और अपने जानकार लोगों की सूची बनानी है। 2 सूचियां बनानी है, 2 लिस्टें बनानी है, ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ड्रीम लिस्ट पे बातचीत करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम। क्यों बनानी है, क्या बेनिफिट्स हैं ड्रीम लिस्टिंग के? बेनिफिट की बातचीत कर लेते हैं, क्यों बनाए लिस्ट हम लोग। पहला पॉइंट कह रहा है इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत है। हमें बड़ा काम करना है तो हमें ऊर्जा चाहिए। तो आपके पास में बड़ी लिस्ट होगी तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी कि 1000 लोग हैं, 10 लोगों ने मना किया तो कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत पड़े हैं। 100 लोग अगर लगातार मना कर दें, 100 लोग लगातार एक के बाद एक, 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 कोई बोल ही रहा है, जुड़ ही नहीं रहा है, सारे कह रहे हैं बेकार है, फालतू है, मैंने नहीं करना। अगर 1000 लोगों की लिस्ट है ना, और आप ये समझते हैं कि मुझे 5-7 लोग ही चाहिए ढंग के, ये यहाँ पे एक सेट है आपके, और आपको ये यकीन है कि 1000 लोगों में 5-7 लोग मुझे मिल जाएंगे, तो 100 लोग लगातार मना करेंगे तो आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सही फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लिस्ट बनाई है 5.5 लोगों की और 5.5 में से 3.5 मना कर देते हैं, तो आपको लगेगा कि सारी दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि आपकी लिस्ट में चाचा जी थे और मामा जी थे, दोनों ने मना कर दिया, तो बचा ही कौन? आधा अधूरा पड़ोसी बचा है, अब वो भी मना करने वाला है, आप ये सोच लेंगे। तो आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाना है तो बड़ी लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। 2 टाइप ऑफ पीपल, लेजी और एंथुजियास्टिक। सॉरी, हम लोग ड्रीम की बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग पे भी ये चीज लागू होती है, लेकिन अभी हम ड्रीम की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग सपना बनाते हैं तो सपना हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाला काम है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इसको हम लोग कहते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। महात्मा गांधी जी का बड़ा योगदान रहा देश की आजादी में। महात्मा गांधी जी दुबले पतले थे। मौजूदा समय में अगर कोई आरसीएम का डायरेक्ट सेलर उनको बॉडी स्कैनर पे खड़ा कर दे तो वो बहुत सारी चीजें बता देगा गांधी जी को कि इतना प्रोटीन लेना चाहिए, आपका प्रोटीन कमी है शरीर में, ये कमी है, वो कमी है। लेकिन गांधी जी के पास में एनर्जी बहुत ज्यादा थी। जब उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की तो उनमें इतनी एनर्जी थी कि लोग उनके साथ में चल नहीं पा रहे थे, कदम से कदम नहीं मिला पा रहे थे, इतना तेज चलते थे गांधी जी। कहां से एनर्जी आ रही थी? क्योंकि उनका ड्रीम बड़ा था, हिंदुस्तान को आजादी दिलाना। आरसीएम बिजनेस में देखिए सब कुछ है सर, सब कुछ। जब मैं कह रहा हूं ना तो इसका मतलब सब कुछ है। पैसा अनलिमिटेड है, टाइम फ्रीडम इतना है कि आप 1 महीना काम नहीं भी करेंगे तो अगले महीने आपका बिजनेस बढ़ा हुआ मिलेगा। सिक्योरिटी इतनी है कि एक बार अगर आपने ढंग से नेटवर्क बना दिया, एजुकेट कर दिया, अपने डुप्लीकेट तैयार कर लिए, तो फिर आपकी आने वाली पुश्तें बैठ के खाएंगी। आप तो छोड़ दीजिए, रवि और शर्मा जी एग्जाम्पल हैं उसके, जो दूसरी पीढ़ी है आरसीएम बिजनेस की। देश दुनिया में घूमने के मौके मिलते हैं, न्यूट्रीचार्ज ने बहुत सारे ऑफर्स आपको दे दिए हैं, रिकॉग्निशन मिलता है, मान सम्मान इतना मिलता है। मैं कल किसी से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, मुझे आरसीएम की क्या जरूरत है, तो आरसीएम जो देगा वो सब मेरे पास में है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास में बहुत सारा पैसा हो सकता है और आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, आप देश दुनिया में घूम भी सकते हैं उस पैसे की वजह से, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आरसीएम में जो है वो सब मेरे पास में है। जब मैंने सारी की सारी चीजें उनसे गिनाई तो उनको लगा कि यस, आरसीएम में जो है वो मेरे पास में नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो कुछ चीजें तो हो सकती हैं लेकिन सब कुछ नहीं है। तो चूंकि आरसीएम बिजनेस में सब कुछ है तो आपने उन सब कुछ में से जो आपको चाहिए, उन सब कुछ में से जो आपको सबसे पहले चाहिए, उसको आपने एक अपनी डायरी बनानी है। आरसीएम बिजनेस की डायरी और रजिस्टर में आपने उन सारे सपनों को लिखना और एक ड्रीम बुक बनाना है, जैसे मैंने बनाई हुई। और जिन्होंने भी बनाई हुई है, जो साथी हमारे बीच में हैं, तो वो दिखा सकते हैं स्क्रीन पे कि भाई मैंने भी बनाई हुई, सारे सीनियर लीडर्स ने बनाई हुई है।
तो आप भी अपने सपनों को सर अपनी डायरी में आप लिखिए, नोट कीजिए उन सबको, वो आपको एनर्जी देने वाले हैं। टू टाइप्स ऑफ पीपल, दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। कुछ मिलेंगे लेजी, आलसी, सुस्त लोग, और कुछ मिलेंगे एंथुसियास्टिक, उत्साह से भरे हुए लोग। दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है, जो लेजी हैं, जो सुस्त हैं, वो इसलिए सुस्त हैं क्योंकि जिंदगी में उनके सपने नहीं हैं, और जो एंथुसियास्टिक हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनके सपने हैं और उनको यकीन है कि वो अपने सपनों को अगले कुछ सालों में पूरा करने वाले हैं। यही फर्क है। तो हम अगर उत्साही बने रहना चाहते हैं तो हम अपने ड्रीम्स को बनाएं। इट विल कीप यू फोकस्ड। अगर आपके सपने हैं, आपके लक्ष्य हैं, तो वो आपको फोकस्ड रखेंगे काम के ऊपर। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी और आप विचलित हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। जिन लोगों के सपने नहीं होते ना अपने, तो वो दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। इलेक्शन आने आने वाला है अभी पंजाब में, बहुत सारे लोग पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो जिनके अपने सपने नहीं है तो झंडा उठा लेंगे किसी का, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही चलेगा। और जो लोग फोकस्ड हैं, आरसीएम का जो सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है उसका फैला के दिखाइए, इलेक्शन उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। वो इधर उधर से इसलिए नहीं हिलता क्योंकि वो फोकस्ड है अपने काम पे। तो जब हमारे लक्ष्य होते हैं तो वो हमें फोकस्ड रखते हैं एक जगह, हमारी एनर्जी इधर उधर नहीं जाती है। इट इज डुप्लीकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। डुप्लीकेबल है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, आप ड्रीम नहीं बनाएंगे, उनको लक्ष्यों में परिवर्तित नहीं करेंगे, आप इसके महत्व को नहीं जानेंगे, तो आपकी टीम के लोग भी इसके महत्व को नहीं जानने वाले हैं। तो इसीलिए आप एक ड्रीम बुक बनाइए, जिस प्रकार से मैंने अपनी ड्रीम बुक बनाई है, और आप उस ड्रीम बुक में अपने बहुत सारे सपने लिख सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं ना, उनकी सफलता के पीछे उनके सपनों की कहानी कहीं ना कहीं जरूर जुड़ी हुई है। ये जो सचिन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है डिज्नी वर्ल्ड, सॉरी वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी दुनिया में फेमस हुए जब उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया और पूरी दुनिया के लोगों ने उनको सराहा। तो वाल्ट डिज्नी की अगर हम लोग कहानी जाने तो हमें मालूम चलेगा कि वाल्ट डिज्नी बहुत गरीब थे। एक बेंच पे, पार्क में एक बेंच पे बैठ बैठ के उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन वो डिज्नी वर्ल्ड बनाएंगे, कैसी दुनिया बनाएंगे जो सबको अट्रैक्ट करेगी। और वाल्ट डिज्नी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब वो उन्होंने अपने आइडिया पे काम करना शुरू किया, उनको बैंक से लोन की जरूरत थी, वो बैंकों के पास में गए, बैंकों ने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, उनके आइडियाज पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया, बहुत सारे बैंकों ने उसको मना किया, उनको लोन नहीं दिया। लेकिन वाल्ट डिज्नी ड्रीमर थे, सपने देखते थे, और उन सपनों की वजह से ही डिज्नी वर्ल्ड बना। एक और बड़ा नाम है, जब ड्रीम्स की हम बातचीत करते हैं, वो नाम आता है हेलन केलर का। हेलन केलर एक समाज सेवी महिला थी, लेकिन जन्मांध थी, जन्म से ही उनको दिखता नहीं था। तो एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जन्मांध हैं, आपने कुछ नहीं देखा इतनी खूबसूरत दुनिया में, तो क्या आपको लगता है जन्मांध होने से भी बुरी बात भी हो सकती है? हेलन केलर ने जवाब दिया कि जन्मांध होने से भी बुरी बात हो सकती है। अगर एक व्यक्ति के पास आंखें हों और उसके बावजूद भी उसकी आंखों में सपने न हों, तो ये जन्मांध होने से भी बुरी बात है। हेलन केलर ये कहना चाहती हैं कि मैं तो जन्मांध हूं, मैंने अच्छी गाड़ी नहीं देखी, अच्छा घर कैसे दिखता है वो मैंने नहीं देखा नजदीक से, लेकिन जो लोग उनको देख पा रहे हैं और उसके बावजूद भी वो उनको पूरा करने का, उनको खरीदने का सपना नहीं बना पा रहे हैं, तो वो सबसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं कि जो लोग देख पा रहे हैं और उनके पास आरसीएम बिजनेस भी आ गया है, वो आरसीएम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और उसके बावजूद वो बड़े सपने नहीं देख पा रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर बड़े सपने नहीं देखे तो बात समझ में आती है, क्योंकि वहां पे लिमिटेशन है, इंक्रीमेंट कितना बढ़ेगा मालूम है, उसके अनुसार ही सपने बनाने पड़ेंगे। लेकिन आरसीएम जहां
असीमित संभावनाएं हैं, संभावनाओं से परिपूर्ण बिजनेस है, वहां पे भी अगर हम लोग बड़े सपने नहीं देख पा रहे हैं तो फिर हमारे से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति सर कोई नहीं हो सकता। तो उन सपनों को आप देखिए, डायरी में नोट कीजिए, उनको गोल में कन्वर्ट कीजिए। ये जितने भी सफल लोग हुए हैं वो अपनी कहानियों से यही हम सब लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम बातचीत करते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में। सपनों की सूची बन गई है, सपने बड़े बड़े हैं, तो इन सपनों तक आपको आपके जानकार लोगों की जो सूची है वो सूची आपको आपके सपनों तक लेके जाएगी। क्या फायदे हैं सर इस सूची बनाने के, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के? उसके लिए आपको चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड देखना चाहिए। एपिसोड नंबर कितना है सर? ये एपिसोड नंबर है ये 37। तो इस एपिसोड में क्या दिखाया गया है? इस एपिसोड में ये दिखाया गया है सिद्धार्थ सिंह के जी के द्वारा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि लिस्ट के कितने इंपॉर्टेंस है, नामों की सूची हमें बनानी चाहिए क्या? कुछ लोगों को लगता है ऐसे ही काम चल जाएगा। तो सिद्धार्थ सिंह जी ने बोला कि जिस प्रकार ABCD के बिना एक सेंटेंस नहीं बन सकता अंग्रेजी का, उसी प्रकार से लिस्ट के बिना डायरेक्ट सेलिंग चल ही नहीं सकता। कल्पना ही मत कीजिए आप लिस्ट के बिना। तो लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धार्थ सिंह जी ने बोला। और कुछ अगर हम लोग और लॉजिक्स की बातचीत करें तो पहला लॉजिक और पहला पॉइंट कहता है बैकबोन ऑफ द बिजनेस। ये आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के बिना जैसे एक आदमी सरवाइव नहीं कर सकता, उसी प्रकार से बगैर लिस्ट के कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हैं, जितने मर्जी बुद्धिजीवी हैं, आपके पास में डायरेक्ट सेलिंग का जितना मर्जी तजर्बा है, अगर आपकी बड़ी लिस्ट नहीं होगी ना तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस लाइन को आप अंडरलाइन लिख लीजिए। आप अगर बड़े अचीवर बन गए हैं, रॉयल्टी पे चले गए, टेक्निकल पे चले गए, और आपने अगर लिस्ट को बढ़ाना बंद कर दिया है, आपके सामने हजारों समस्या आ जाएंगी, आप वहां पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास में बड़ी लिस्ट है, आप उसमें लोगों के नाम ऐड करते हैं, तो कभी आपके सामने कोई समस्या नहीं आ पाएगी। तो ये बैकबोन है आपके बिजनेस की। वर्क्स एज रॉ मटेरियल, ये कच्चे माल की तरह काम करती है। जिस प्रकार एक फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं होगा तो इंजीनियर कुछ काम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक प्लांट सब फेल हो जाएगा, उसी प्रकार से अगर आपके पास में लोगों के नाम नहीं है तो आरसीएम का इतना अच्छा प्लान आपके लिए व्यर्थ है, आरसीएम के इतने शानदार प्रोडक्ट आपके लिए व्यर्थ हैं, इतनी अच्छी अप्लायंस आपके लिए व्यर्थ हैं, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर आपके पास में क्या नहीं है? नाम नहीं है, लोगों के नाम नहीं है, लिस्ट नहीं है आपके पास में। इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम, ये आपके सेल्फ स्टीम को, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली चीज है। क्योंकि अगर नाम बड़े हो जाएंगे, 500 नाम है, 1000 नाम है, तो ये आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, 1000 नाम है, 1000 में से 100 ने मना कर दिया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी और बहुत सारे नाम बचे हुए हैं। इट इज ए नंबर गेम, ये नंबर गेम है। जितने ज्यादा नाम आपकी लिस्ट में होंगे, उतने उनमें से ज्यादा लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे, और ज्यादा लोग अपॉइंटमेंट देंगे तो ज्यादा लोग प्लान देखेंगे, ज्यादा लोग प्लान देखेंगे तो ज्यादा लोग साइन अप करेंगे, ज्यादा लोग साइन अप करेंगे तो उनमें से ज्यादा लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, जो हमारा मकसद है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस ऑफ वर्किंग विद सिलेक्टेड पीपल, अगर आपके पास में बहुत सारे नाम हैं तो आपको मौका मिलेगा कि आपने किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। जनरली हमारी लिस्ट छोटी होती है, हम छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं और आगे लिस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी लिस्ट में जो भी लोग जुड़ गए, वो जैसे भी काम कर रहे हैं, वो हमें ब्लैकमेल तो मैं नहीं कहूंगा, वो अच्छा वर्ड नहीं है, वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं, कामचोर हैं, उनमें स्किल्स नहीं है, हमारी मजबूरी है उनके साथ में काम करना, क्योंकि हमारे पास में दूसरे लोग नहीं। लेकिन अगर आपके पास में लिस्ट है और आप नए उन लोगों को आप लिस्ट में ज्वाइन करवा रहे हैं, वो आपके ग्रुप का हिस्सा है, तो आपने सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। हमारी समस्या ये रहती है बहुत बार कि हम ऐसे लोगों के साथ में काम करते रहते हैं जिनमें पोटेंशियल नहीं है। क्या नहीं है सर?
पोटेंशियल नहीं, अंदर पोटेंशियल नहीं है उनके। और पोटेंशियल बहुत बार पैदा भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपकी एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे लोगों के साथ में काम करें जिनके अंदर पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जैसे हैं उनको भी आज ही से छोड़ दें आप, कि यार तेरे में पोटेंशियल नहीं, तेरे को छोड़ देता हूं। उनको आप कब छोड़ेंगे? जब छोड़ेंगे जब आपकी लिस्ट में, आपकी टीम में पोटेंशियल लोग आ जाएंगे, तो फिर आप उनके साथ में काम कीजिए। तो ये आपको चॉइस देता है सर वर्किंग की। लिस्ट कैसे बनानी है सर? मेक योर लिस्ट इन डायरी और एक्सेल। या तो आप डायरी के अंदर में लिस्ट बनाइए या एक्सेल सीट के अंदर में लिस्ट बनाइए, अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर फ्रेंडली हैं तो। दिमाग में मत बनाइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे बस। मेक लिस्ट विद फैमिली, परिवार के सारे लोगों को एक साथ में इकट्ठा कीजिए, उनको बैठाइए और उनके साथ में बैठ के आप लिस्ट बनाइए। जिस प्रकार हम अंताक्षरी खेलते हैं ना परिवार में, तो उसी प्रकार से लिस्ट बनाइए। नाम लिखिए, नाम लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, सब बताएंगे पहले तो, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, नाम कम होने लग जाएंगे, एक आध नाम दिखेगा, तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। तो परिवार के साथ में बैठ के बनाइए, सपने भी उनके साथ में बैठ के बनाइए। उनके क्या सपने हैं वो पूछिए, वो लिखिए डायरी में और बोलिए कि हमारे पास में एक ऐसा हमें जैकपॉट मिल गया है, एक ऐसी चीज मिल गई है जो हम सबके सपने पूरे कर सकती है, बस उसके लिए हमें लिस्ट बनानी है। तो आइए लिस्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। आप इंक्लूड एवरीवन, हर किसी को शामिल कीजिए, हर किसी को शामिल कीजिए, छोड़िए मत किसी को भी। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। डू नॉट प्रीजज एनीवन, किसी को भी परिजज मत कीजिए। परिजज का मतलब पूर्व अनुमान मत लगाइए कि ये प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, सबको जोड़ दीजिए। ये पॉइंट कह रहा है। आगे क्या है, वी आर लुकिंग फॉर द पीपल, वी आर लुकिंग फॉर द पीपल, हम कुछ लोगों की तलाश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ लोगों की तलाश कर रहे हैं। कैसे लोगों की तलाश कर रहे हैं? जिनके बड़े सपने हैं, जिनके अंदर में आग है, जो जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर पीपल, हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। हु आर लुकिंग, वो भी तलाश कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई मौका मिले जिसपे मैं ताकत लगा सकूं, अपने सपनों को पूरा कर सकूं, मेरे में कुछ दम कम है, ये दुनिया को दिखा सकूं। हु आर लुकिंग, जो ऐसी चीजों की राह में हैं, देख रहे हैं। एंड वी डू नॉट नो हु इज लुकिंग, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनको आरसीएम की इंतजार है, आरसीएम की जरूरत है। वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग एंड वी डू नॉट नो हु इज लुकिंग। तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, अपनी लिस्ट में हर आदमी को शामिल करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि वो आग जिसके अंदर लगी हुई है, ये व्यक्ति तो नहीं है। आग किसके अंदर, आपके अंदर में आग लग रही थी आरसीएम बिजनेस की, मेरे अंदर आरसीएम की आग थी। आरसीएम की आग मतलब कुछ करने की आग थी। तो वो कब मालूम चला, जब मेरे अपलाइन दूसरे लोगों को बताते बताते मेरे पास में आ गए और एक आग जिस व्यक्ति के अंदर में है वो उनको मिल गया, तो उनका काम हो गया। तो हमें नहीं मालूम आज हमारी लिस्ट में जो लोग हैं उनमें से किसके अंदर में आग लगी हुई है। तो इसलिए आप सबको शामिल कीजिए। और इसलिए एक नियम है एसडब्ल्यू रूल जिसे कहते हैं। एसडब्ल्यू रूल ये कहता है, सम विल डू, एसडब्ल्यू, सम विल डू, सम विल डोंट डू, कुछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आपने हर किसी को शामिल करना है और हर किसी से बात करनी। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है सर, चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू सेविंग और सर्विंग। आपने अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदलना है कि आप सेल करने नहीं जा रहे हैं, आप सर्विंग करने जा रहे हैं, उनकी सेवा करने जा रहे हैं, उनको प्रसाद देने जा रहे हैं। तो ये सोच के साथ में लिस्ट बनानी है। जब लिस्ट बनाएंगे तो आप सोचेंगे यार वो नहीं करेगा, तो आपने सोचना है कि आपने तो सेवा करनी है, आपने तो प्रसाद देना है, तो प्रसाद तो सबको ही देना है। तो ये सोच के साथ में आप लिस्ट बनाएं। छठा पॉइंट कह रहा है, ब्रिंग पीपल बिगर एंड बेटर देन यू। ये पॉइंट ये कह रहा है कि आप अपने से
ऊपर के लोगों का मतलब ये है कि जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो आपसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, जो आपसे ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों को आप जरूर अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए, क्योंकि वो लोग प्रभावशाली लोग हैं, उनको मालूम है कि कैसे कामयाबी मिलती है। वो उन लोगों को थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल है, पसीना आएगा उनको आरसीएम में लाने में, लेकिन एक बार वो आ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। पंडित जी ने भी अपनी एक ऑडियो में बोला है कि बुद्धिमान लोगों को लाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ में चलना बड़ा आसान है। तो ऐसे जो भी लोग हैं आपकी लिस्ट में, उनको जरूर लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा उनको आरसीएम बिजनेस में लाने का। यूज टूल्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, एसोसिएशंस, फोटो एल्बम एक्सेट्रा। आपके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको फालतू में व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला हुआ है, तो ऐसे सारे ग्रुप्स के जो नाम हैं, नंबर्स हैं, वो अपनी डायरी में लिखिए, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दीजिए, उनको कुछ मैसेज देते रहिए, उनसे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, एसोसिएशन, अगर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए उनसे, आप कोई धार्मिक संस्थाओं से जुड़ जाइए किसी रूप में, वहां से आपको एक बड़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। फोटो एल्बम देखिए अपनी पुरानी, तो ऐसे दोस्त आपके चेहरे नजर आएंगे जो आप भूल गए थे, वहां से आपको लगेगा कि हाँ इसको तो मैं जानता, ये तो इसको तो भूल ही गया था, तो उसका नाम लिख लेंगे आप, तो वो आपकी हेल्प करेगी। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट 8वां, यूज मेमोरी जोगर टेक्निक। मेमोरी जोगर टेक्निक क्या है? मेमोरी जोगर टेक्निक ये कहती है कि आपके दिमाग में आया मूंछों वाले लोग, तो अब आपका दिमाग ये काम करेगा कि आपके सर्कल में जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी वो कौन लोग थे, तो नाम याद आएंगे। राम सिंह, तो राम सिंह जी का लिखिए, सतवंत सिंह, उनका लिख लीजिए। तो ऐसे नाम आपके दिमाग में आने लग जाएंगे मूछों की वजह से। तो फिर आप के दिमाग में आएगा कि टकले लोग जिनके बाल नहीं है बिल्कुल भी सिर पे, तो ऐसे कुछ लोग आपके दिमाग में आएंगे। जैसे ये नाम आएगा ना कि टकले लोग जिनके बाल नहीं है, तो ऐसे उनके नाम लिखना शुरू कर दीजिए। फिर आपके दिमाग में आएगा लंबे लोग जिनकी हाइट 5-6 फीट से ज्यादा है, तो ऐसे कुछ नाम। तो मेमोरी जैगर टेक्निक ये कहती है कि ऐसे कुछ नाम आप लिखिए, सोचिए, तो वो आपकी लिस्ट को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। 9वां पॉइंट कहता है लिस्ट शुड बी एरिया वाइज। जब भी आप लिस्ट बनाएं, एरिया वाइज बनाएं। जैसे लुधियाना में आप जिन लोगों को लिखते हैं, तो लुधियाना लिखा तो लुधियाना की लिस्ट एक साथ में, दिल्ली की लिस्ट एक साइड में, पटना की एक साथ में। उसके बहुत सारे फायदे हैं, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपने एरिया वाइज लिस्ट बनानी है। 10वां पॉइंट कह रहा है लिस्ट शुड बी इन ग्रोइंग मोड। आपकी लिस्ट हमेशा ग्रोइंग मोड में रहनी चाहिए। ग्रोइंग मोड का मतलब यह है कि हमेशा उसमें नाम ऐड होते रहने चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं जिंदा लिस्ट बनाइए। आपकी लिस्ट जिंदा रहनी चाहिए। मुर्दा लिस्ट वो होती है जिसमें 10 दिन से नाम ही नहीं लिखा है, कोई नाम ही ऐड नहीं हुआ है, तो आपकी लिस्ट मुर्दा हो गई है। तो अपनी लिस्ट को हमेशा जिंदा रखिए और एक्सपेंड योर लिस्ट। अपनी लिस्ट को आप बढ़ाइए, एक्सपेंड कीजिए, उसमें नाम ऐड कीजिए। और उसके लिए आपने एक टर्म है उसको यूज करना है, और वो टर्म है एबीपी। एबीपी न्यूज चैनल है ना, उसको याद रख लीजिए, एबीपी। तो एबीपी टर्म्स क्या कहती है? ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बी, और पी फॉर प्रोस्पेक्टिव। यानी हमेशा प्रोस्पेक्टिव रहिए। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है, प्रोस्पेक्टिव रहने का मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि मेरे सामने जो व्यक्ति आया है ये हमारा या तो सामान खरीदेगा या हमारे बिजनेस में जुड़ जाएगा। बस में जा रहे हैं, ऑलवेज भी प्रोस्पेक्टिव। हर आदमी में आपको आरसीएम का प्रोडक्ट यूजर या आरसीएम का डायरेक्ट सेलर नजर आना चाहिए, और खट से उससे बातचीत कीजिए, अपना बिजनेस कार्ड उसको दीजिए, इंट्रोडक्शन कीजिए और उसको अपने लिस्ट में शामिल कर लीजिए। और इस काम में मास्टरी पैदा करने के लिए, ऑलवेज भी प्रोस्पेक्टिव होने के लिए, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंजर्स के ऊपर में काम करना पड़ेगा। स्ट्रेंजर्स मतलब जो लोग आपको रास्ते में, सफर में मिल जाते हैं, उन लोगों पे काम करना पड़ेगा। तभी आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहे, क्योंकि आपके जो जानकार लोग तो एक बार आप लिख दोगे 500-700,000 लोग, फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो स्ट्रेंजर्स पे आप काम करेंगे, अनजान लोगों पे आप काम करेंगे, उनको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लेके आएंगे, तो फिर आपकी लिस्ट हमेशा जिंदा लिस्ट रहने वाली है। पैरामीटर ऑफ सीरियसनेस, आपकी गंभीरता का पैमाना क्या है? आपकी गंभीरता का पैमाना सिर्फ एक है, अगर कोई व्यक्ति आपसे
2-3 मीटर के डिस्टेंस में आ जाता है, 2 से 3 मीटर की दूरी में आपके पास में आ जाता है, तो उसको देख के आपके दिल धड़कना चाहिए और आपको उसके अंदर में आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नजर आना चाहिए। तो ये पैमाना है। और आपका दिल नहीं धड़क रहा, आपका कुछ भी नहीं धड़क रहा है उसको देख के, तो इसका मतलब ये है यू आर नॉट सीरियस इन आरसीएम बिजनेस। आपको उससे बातचीत करने का मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हो रही है, तो यू आर नॉट इन सीरियस, राइट सर। सो हाउ टू इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से कैसे बातचीत करेंगे आप? स्टार्ट विद ए स्माइल एंड लीड द कन्वर्सेशन, उनसे थोड़ा मुस्कुरा के बातचीत कीजिए। लीड द कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि बातचीत आपने शुरू करनी पड़ेगी, आपने पहल करनी पड़ेगी। बस में जा रहे हैं तो सर कहां तक जाएंगे, बातचीत शुरू होगी, क्या करते हैं? तो इस प्रकार से आप स्माइल से बातचीत शुरू कीजिए और आप उसको बातचीत को आगे कन्वर्सेशन को आपने लीड करना है। लिसन टू पर्सन केयरफुली, और अपनी नहीं बकते जाना है, अपनी राम कहानी नहीं सुनानी है, सामने वाले को सुनना है। ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि वो अपने बारे में बताना शुरू कीजिए, क्योंकि लिसनिंग इज केयरिंग। अगर आप सामने वाले को सुन रहे हैं तो आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप उसका बहुत ख्याल कर रहे हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो उनको ध्यान से सुनिएगा। आस्क स्मॉल क्वेश्चंस, छोटे छोटे प्रश्न पूछिए। जब वो बात कर रहे हैं ना, अच्छा फिर क्या हुआ सर, अरे वाह, अच्छा फिर, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे। वो ये मैसेज आएगा कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ में उनकी बात को सुन रहे हैं। यूज बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि सामने वाला बात कर रहे हैं और आप फोन में मैसेज देखने लग गए। तो फोकस रह के बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए, सामने वाले को लगे कि यार बड़ा अच्छा आदमी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेंजर से बातचीत करने में। 11वां पॉइंट क्या कह रहा है लिस्ट बनाने में, क्या करना है? हेल्प ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बिल्ड देयर लिस्ट विद इन 7 days। आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये, जो भी नया डायरेक्ट सेलर आपने ज्वाइन करवाया, विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर में आपने उसकी लिस्ट बनवानी है। कितनी लिस्ट? 5 लोगों की नहीं, 50 लोगों की नहीं, 500 लोगों की लिस्ट बननी चाहिए सर विद इन 7 days। जी हां, तब वो सीरियस माना जाएगा बिजनेस में। 500। अभी देखिए नए डिस्ट्रीब्यूटर में शुरू में एक्साइटमेंट रहता है, बाद में तो ढीला हो जाएगा जब 4 लोग उसको मना करेंगे। तो वो जो एक्साइटमेंट है, उस एक्साइटमेंट में उसकी 500 लोगों की लिस्ट बनाइए और फिर कहिए कि 5 ने तो मना किया है सर, 495 बाकी हैं अभी। उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी वो। तो ये काम आपने सर कब करवा देना है? ये आपने शुरुआत में ही करवा देना है। इट इज ए नंबर गेम, ये नंबर गेम है। जितने ज्यादा नंबर आपके पास में होंगे, तो हमारे अब तक हमारे पॉइंट चल रहे थे, क्या चल रहे थे सर हमारे पॉइंट? लिस्ट कैसे बनानी है, 11 पॉइंट्स पे हमने बातचीत की। और मैंने आपको इसमें बोला कि आपने क्या करना है, 7 दिन के अंदर 500 लोगों की लिस्ट बनानी है। क्यों बनानी है? इट इज ए नंबर गेम। ये नंबर गेम है, नंबर गेम है, तो जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। नंबर गेम क्यों है? क्योंकि प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नंबर काम करेंगे, जितने ज्यादा नंबर होंगे। हाउ मेनी न्यू प्रोस्पेक्ट्स आर यू एडिंग इन योर लिस्ट वीकली? तो नंबर्स पे फोकस दीजिए। नंबर गेम का मतलब क्या है कि नंबर पे आपने फोकस करना है। आपने एक सप्ताह में कितने लोगों को ऐड किया, इस नंबर पे आपका ध्यान होना चाहिए। हाउ मेनी अपॉइंटमेंट डज वन टेक फ्रॉम प्रोस्पेक्ट लिस्ट? आपकी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट थी, आपने कितने नंबर्स, कितने लोगों से अपॉइंटमेंट लिया, वो नंबर्स आपके पास में होने चाहिए। फोकस हो नंबर्स। बहुत बार क्या होता है, जब हम डाउनलाइन के साथ में बैठते हैं तो डाउनलाइन कहती है कि जी काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं हो रहा है, तो नंबर्स की बातचीत कीजिए। उसको बोलिए कि पिछले एक बातचीत है वो फ्रूटफुल रहेगी सर। अगर आप नंबर पे फोकस करेंगे तो मेक यू सॉल्यूशन ओरिएंटेड, आपको समाधान निकलेगा वहां से। नंबर्स पे फोकस रहेंगे तो नहीं बिजनेस नहीं चल रहा जी, हो नहीं रहा जी, कुछ नहीं जी, क्या करूं जी, आप भी परेशान, डाउनलाइन भी परेशान, सब तरफ परेशानी परेशानी। नंबर पे बात करेंगे, सॉल्यूशन निकलेगा कि परेशानी कहां है। बात ही नहीं कर रहे हैं लोगों से, दूसरी चीजों में लगे हुए हैं।
रेशियो, रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं औसत। डेफिनेशन क्या है रेशियो की? रेशियो बिटवीन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, रिलेशन बिटवीन नंबर्स कॉल्ड रेशियो। संख्याओं के बीच में जो एक संबंध होता है उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। चेंज इन फर्स्ट नंबर चेंज द नेक्स्ट नंबर, जैसे ही पहला नंबर बदल जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी नंबर भी बदल जाएंगे रेशियो में। अनुपात देखा होगा ना हमने, अनुपात समानुपात के सवाल निकाले होंगे। अंडरस्टैंड योर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने रेशियो को अंडरस्टैंड करना है कि आपका रेशियो क्या है। रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग, आपने ज्वाइनिंग का अगर रेशियो देखना है सर, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे। आपने क्या किया है सर, 100 लोगों के नाम आपने अपनी लिस्ट में रखे हैं और उन 100 लोगों से जब आप संपर्क करेंगे तो 60 लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे। कितने लोग अपॉइंटमेंट देंगे सर? सिर्फ 60 लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे। उन 60 लोगों में से 20 लोग हां करेंगे कि भाई प्लान हम लोग देखेंगे, और उन 20 लोगों में से मान लेते हैं, या इसको मैं दूसरे रूप में लेता हूं कि 100 लोगों से आपने संपर्क किया, 100 लोगों से आपने अपॉइंटमेंट लिया, 60 लोगों ने प्लान देखा अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी, और उसमें से 20 लोगों ने ज्वाइनिंग किया, राइट। यानी 100 में से 100 लोगों में से 20 लोगों ने ज्वाइन किया, तो ये आपका 20 का रेशो आ गया। रेशो कितना बोलेंगे इसको? 20। तो आपने चेक करना है कि आपका रेशो क्या है। आपका 100 में से रेशियो आपका 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कि आप 100 लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उसमें से 2 लोग ही जुड़ रहे हैं। तो जब आप अपने रेशियो पे ध्यान रखेंगे, फोकस रखेंगे, तो आप अपने रेशियो को बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से लीडरशिप का एक रेशियो रहता है। आपकी टीम में अगर 100 लीडर्स हैं, 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक्चुअली, 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 50 लोग जो हैं कुछ काम करेंगे और छोड़ देंगे, और 10 लोग ही लंबे समय तक काम करेंगे, यानी अगले 1 साल तक शायद 10 लोग ही काम करने वाले हैं, तो ये एक लीडरशिप का रेशियो हो सकता है। सो हर जगह एक रेशियो आपको मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड योर रेशियो, आपने अपना रेशियो चेक करना है। 4 तरह के लोग रहते हैं, अक्सर हम लोग इसकी बातचीत करते हैं, चलो इसको मैं स्किप करता हूं। लेकिन इंप्रूव योर रेशियो, आपने अपने रेशियो को, अपने औसत को बेहतर बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मॉनिटरिंग मेक द इंप्रूवमेंट पॉसिबल। जब आप किसी चीज को मॉनिटर करते हैं, उसको देखते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि कहां गलती है और आप उसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और हर फील्ड में लोग अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? कोई आविष्कार कैसे करते हैं? उसको नापते हैं, चेक करते हैं। परफॉर्मेंस को चेक करने का उनके पास में पैमाना होता है। प्लेयर कैसे करते हैं? वो भी अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उस परफॉर्मेंस में कहां कमी है, फिर वो उसको मॉनिटर करने से ही। कोच क्या करता है? प्लेयर को वॉच करता है, उसके वीडियो को वॉच करता है, मॉनिटर किया, फिर बताता है कि यहां कमी है, यहां पे सुधार करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट भी वही करता है। उसी प्रकार से आपने भी अपनी